सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 4 लघु कथाएं जो हमारी हिंदी की 12वीं कक्षा की बुक अंतरा में दी गई हैं, जो कि असगर बजाहत द्वारा लिखी गई हैं। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये 4 लघु कथाएं। असगर बजाहत के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। असगर बजाहत जो थे, इनका जन्म हुआ था फतेहपुर में। इन्होंने लेखन कार्य 1946 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने लेखन कार्य 10-15 साल बाद शुरू कर दिया था। प्रमुख रचनाएं थी इनकी दिल्ली पहुंचाना, स्विमिंग पूल में हिंदू, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह थे ये इनके। और इनकी भाषा गंभीर होती थी, सबल होती थी, व्यंग्यात्मक, यानी कि थोड़ा ताना टाइप का होता था। मतलब ऐसे लिखते थे जो ताने जैसा लगता था। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों वाली होती थी इनकी भाषा। धारावाहिक लेखन था इनका एक फेमस, जिसका नाम था बूंद बूंद। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें जो था शेर, इसके क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें बोला गया है, लोमड़ी स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। मतलब कोई भी क्यों जाएगा शेर के मुंह में, शेर तो शेर होता है, पर लोमड़ी जा रही थी। तो लोमड़ी क्यों जा रही थी? लोमड़ी बेरोजगार थी, यानी कि यहाँ पर इंसान की बेरोजगारी, यानी कि हमारे समाज में बेरोजगारी को दर्शाया जा रहा है लोमड़ी और शेर द्वारा। लोमड़ी बेरोजगार थी, उसे पता चला कि शेर के मुंह में रोजगार कार्यालय है। उसको पता चला कि मतलब शेर के मुंह के अंदर दफ्तर है जहाँ पर उसे नौकरी मिल सकती है, अतः वह नौकरी की अर्जी जमा कराने के लिए स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं शेर के मुंह में जाऊँगी, वहाँ पर दफ्तर है, तो मैं अपनी अर्जी जमा करवा देती हूँ, मतलब मैं अपना फॉर्म फिल करवा देती हूँ वहाँ पे, क्या पता मुझे वहाँ पर रोजगार मिल जाए। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि रोजगार के लिए लोग कहीं भी चले जाते हैं, चाहे वो शेर का मुंह ही क्यों ना हो। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया गया है। मतलब शेर किस चीज़ का प्रतीक बताया गया है। तो अभी पढ़ते हैं हम। कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता का प्रतीक बताया है। यह सत्ता आम जनता को धोखा देकर तथा विभिन्न प्रकार से लालच देकर अपनी उंगलियों में नचाने का प्रयास करती है। मतलब जो शासन व्यवस्था है, ये लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती है, धोखा देकर उनको गलत बताती है और अपने इशारों पर उनसे काम करवाती है लालच देकर। और लोग गरीब होते हैं तो लालच में जल्दी से आ भी जाते हैं। अब शेर के मुंह में रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? अब शेर का मुंह है और एक जगह रोजगार है, इसमें क्या अंतर है? तो शेर के मुंह में गए जानवर कभी लौट कर नहीं आते, ये बात तो रियल है। अगर शेर के मुंह में कोई भी जाएगा तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। वह मुंह में समाकर मर जाते हैं या उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, यानी कि जो उनकी प्रेजेंस होती है वही खत्म हो जाती है, मतलब वो नहीं रहते फिर। रोजगार के दफ्तर में ऐसी स्थिति नहीं होती, बट रोजगार का जो दफ्तर होता है, यानी कि जो ऑफिस होता है, वहाँ पे इससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं। वहाँ पर लोग क्या सोचकर जाते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। वह यहाँ से चक्कर लगाते हुए थक जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी कभी नहीं मिलती। यहाँ पे आना जाना उनका लगा ही रहता है कि कभी तो हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी इन्हें बहुत ही कम चांसेस में मिलती है। बट उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। पर इसमें शेर के मुंह में जाकर अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं, बस उनकी आशा समाप्त कर देता है। अभी दफ्तर जो शेर का मुंह था, वहाँ तो वो खत्म ही कर देता है इंसान को, और यहाँ पे इंसान की दफ्तर में इंसान की आशा ही खत्म हो जाती है, चक्कर लगा कि हमें कभी नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसका जो सेकंड पार्ट है पहचान, यानी कि दूसरी हमारी लघु कथा जो है पहचान, इसके बारे में हम देखते हैं। अभी इसका पहला प्रश्न दिया गया है, राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। क्यों कहा होगा राजा ने ऐसा कि लोग अपनी आंखें बंद कर लो सब? राजा ने ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि राजा अपनी मनमानी चला सके और अपना मनचाहा काम कर सके। अभी हम इसका आंसर देखते हैं। राजा ने जनता को ऐसा हुक्म इसलिए दिया ताकि लोग राजा के अत्याचार, शोषण तथा दोहन के प्रति उपेक्षित हो जाए। मतलब राजा ने सोचा कि मैं इतना गलत कर रहा हूँ, कोई इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए, इसलिए उसने बोला सबको कि अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह वे लोगों का मनचाहा शोषण कर उनसे अपनी कार्य करवाता रहे। इस तरह वे लोगों का मनचाहा प्रयोग कर रहा था, मतलब अपने हिसाब से लोगों को वो यूज़ कर रहा था राजा। दूसरी तरफ वो क्या कर रहा था, लोगों की जो एकता है, यूनिटी है, उसको खत्म कर रहा था, जिससे कि उसकी सत्ता फैली रहे। यदि लोगों की आंखें खुली रहती, वो लोगों की आंखें बंद करवा रहा था अपनी बातों में लाकर। अगर आंखें खुल जाएंगी, लोगों की एकजुट हो जाएंगे वो, तो इसकी तो शांति भंग हो जाएगी। इस बात का इसे भय था। यदि लोगों की आंखें खुली रहती तो शायद वह अन्याय के विरुद्ध, यानी कि जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते और अशांति व्याप्त हो जाती, और जो शांति फैली हुई थी वहाँ पे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती। शांति के बहाने से वह उन्हें सत्य देखने से रोक रहा था। वह बोलता था कि आंखें बंद कर लो और बहुत शांति है, कान भी बंद कर लो, बहुत सुकून है, पर वो असलियत से बचा रहा था उन्हें, जो असलियत में था, यानी कि वो सिर्फ उनका यूज़ कर रहा था और कुछ नहीं। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने में क्या परिणाम निकले। आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। जब तक लोगों की आंखें बंद रही, वे मनमर्जी जो थी राजा की वो सब सुनते रहे, लेकिन जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने आंखें बंद कर राजा को उनका शोषण करने की पूरी आज़ादी दे दी। जब तक उन्होंने राजा की बात मानी, आंखें बंद रखी, जब तक राजा ने उनका खूब शोषण किया, उत्पादन क्षमता का विकास हुआ तथा एकाग्रता अवश्य बढ़ी, पर वह मात्र भ्रम थी। उन्होंने बोला कि मतलब हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तुम लोग अगर आप कान बंद कर रहे हो तो हमारे यहाँ और फायदा हो रहा है, बट वो एक भ्रम था, यानी कि एक झलावा था वो। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ में आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे। जब उन्होंने आंख खोल के देखी, तब उन्हें पता चला कि हम तो इनके लिए कठपुतली समान थे, हम तो सिर्फ इनके इशारों पे नाच रहे थे, हमारा इसमें कोई भी फायदा नहीं था। जिस विकास और प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे थे, मतलब कि जैसे उन्हें बताया जा रहा था कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, एक्सेट्रा ठगे जा रहे थे। आंखें खोलने पर उन्हें पता चलता है इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा है। तब उन्हें पता चला कि जो सब हम कर रहे थे, अपने लिए जो कर रहे थे हम, वो कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि सब चीज़ों का फायदा तो राजा उठा रहा है। मतलब हम सबसे ठगे ही जा रहे थे, हमारा सबसे बनाया जा रहा था। तीसरा हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। जनता राजा की स्थिति की ओर से, मतलब राजा की स्थिति की ओर से, यानी कि राजा के बिहाव से अगर जनता आंखें बंद करती है तो उससे राज्य पर क्या असर पड़ेगा। जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा, मतलब राजा और ज़्यादा अपना आक्रामक हो जाएगा। इससे उनकी प्रगति तथा विकास होगा ही नहीं। जब राजा अपना ही अपना देखेगा तो उनका विकास तो होगा ही नहीं। पहले ही उनकी आंखें बंद करवा कर उनका विकास से ठगा जा रहा था, उन्हें विकास उनका नहीं, अपना खुद का किया जा रहा था राजा ने। वे राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर रह जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, कठपुतली समान हो जाएंगे राजा के लिए। उनकी मेहनत पर राजा अधिकार कर लेगा और उन्हें अपना गुलाम बना देगा। राजा मान लेगा कि ये तो मेरे गुलाम है और मैं इनको अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। मतलब उनका बहुत बुरी तरह से शोषण करेगा राजा, अगर ये ऐसा करने देते हैं राजा को।
अब आ जाते हैं इसके 4 हाथ, जो कि इसकी थर्ड लघु कथा है, इसके क्वेश्चन आंसर पर। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ? मिल मालिक ने बहुत सारे तरीके अपनाए थे मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए। मिल मालिक का क्या मानना था कि अगर मेरे मजदूरों के अभी तो 2 हाथ है तो वो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर 4 हाथ हो जाएंगे तो वो कितना प्रोडक्शन करेंगे और मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे उसके मन में थॉट्स आते थे। तो मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मालिक ने निम्नलिखित कार्य किए। ये तो लाइन है जो आपको लिखनी पड़ती है। तथा उनके निम्नलिखित परिणाम निकले। का मिल मालिक ने कई विख्यात वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मोटी तनख्वाह पर रखा, लेकिन उनसे इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट को बुलाया, विख्यात वैज्ञानिक यानी कि हाँ साइंटिस्ट को बुलाया और उनको तनख्वाह पर रखा कि तुम लोग करो, कुछ तो करो जिससे 4 हाथ आ जाए, पर उसका भी कोई रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि 4 हाथ लगना कोई इजी बात तो नहीं है ना। उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन वह व्यर्थ हुआ। जो मरे हुए लोग होते हैं उन्होंने उनकी हाथ कटवा के मतलब मंगवा के उन्होंने लगवाए, तब भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने लकड़ी के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन इससे कुछ ना मिला। फिर उसने क्या किया? जब मरे हुए के हाथ नहीं लग पाए तो उन्होंने लकड़ी के लगवाए, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसने लोहे के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए। अब एंड में उसने क्या किया कि लोहे के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगा दिए, लेकिन इससे क्या हुआ? मजदूर भी जो थे वो अपने जीवन से हाथ धो पड़े, मतलब धोना पड़ा उनको। वो अपने जीवन वो एक तरीके से मृत हो गए, वो यानी मर गए। तो मतलब जो मिल मालिक था उसको किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ, किसी भी तरीके से। उसका लालच में वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो गया। 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? जब 4 हाथ लग नहीं पाया तब मिल मालिक को क्या अफसोस हुआ? 4 हाथ न लगवाने पर मिल मालिक को समझ में आई कि यह प्रयास व्यर्थ है, यानी कि वो जो भी कर रहा था ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि मजदूरों की मजदूरी कम करके नए मजदूर इसी मजदूरी में रख ले। फिर उसने सोचा कि मैं जो मेरे पास प्रेजेंट में मजदूर है उनको कम कर देता हूँ और रख लेता हूँ, उनको कम नहीं करता हूँ, उनकी सैलरी कम कर देता हूँ और मैं रख लेता हूँ और मजदूर रख लो और अपना कार्य तेज़ी से करवाएं। और वो सोचता है कि जब ज़्यादा हो जाएगी मेरे पास लेबर तो काम भी ज़्यादा होगा, पर पैसे उतने ही देता है वो। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा लालची मालिक दिखाया गया था यहाँ पे। अभी जो इसमें लास्ट है साझा। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? हाथी ने क्या बोला था किसान से? हाथी ने बोला था कि हम मिलकर खेती करते हैं और जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना इनसे तुम बच जाओगे, ये तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि इनको डर लगेगा, मैं हाथी हूँ इस वजह से। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि वह उसके खेतों की रक्षा करेगा। हाथी ने क्या बोला था? मैं तुम्हारी खेतों की रक्षा करूंगा, बाद में दोनों फसल में आधा आधा बांट लेंगे। उसने ये भी बोला था कि हम बाद में 50-50 कर लेंगे। उसने बताया कि उसके साथ साझा खेती करने का यह फायदा होगा कि जंगल के छोटे छोटे जानवरों से उसका खेत सुरक्षित रहेगा, यानी कि जैसे लोमड़ी वगैरह या फिर छोटे छोटे जितने भी शेर से नहीं हाथी से छोटे छोटे होते हैं उनसे वह सुरक्षित रहेगा। कौन? किसान। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी? हाथी ने क्या किया? हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। साझे का अर्थ ये नहीं कि वह फसल को आधा आधा बांट ले। साझा का मतलब ये नहीं था कि 50-50 हो जाएगा हाथी के हिसाब से। साझे का अर्थ है कि दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएंगे, कि मतलब एक गन्ना है तो उसका आधा वो खाएगा किसान और आधा खाएगा हाथी। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना आरंभ किया। अब जब हमने पिक्चर में देखा था कि गन्ना जो है आधी तो सूंड में है हाथी के और आधा मुंह में है किसान के। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना आरंभ किया, यानी कि गन्ना खाना शुरू किया। तो वह खींचते हुए हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। अब हाथी इतना बड़ा, किसान छोटा सा, तो वो खींचने लगा, फोर्स पड़ी तो किसान खींचने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया। फिर थक हार के किसान को मानना पड़ा हार और उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही गन्ने को पूरा खा लिया। और जैसे ही गन्ने ने गन्ना छोड़ा किसान ने, यानी कि अपना 50% शेयर जैसे ही छोड़ा किसान ने, वैसे ही हाथी ने पूरा का पूरा हड़प लिया। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है जो प्रभुशाली वर्ग होता है, मतलब जो अमीर लोग होते हैं गांव में, जो कि किसानों को धोखे में डालकर उनकी जो सारी मेहनत होती है उसको गड़प कर लेते हैं, यानी कि सारी मेहनत को उनका क्रेडिट खुद ले लेते हैं, सारी मेहनत को उनकी एकदम गायब करके अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को दर्शाया गया है इस साझा में। ये पहले तो बोलते हैं किसानों की हम साझा मतलब इनको झांसा देते हैं, मतलब उनको गलत गलत बताते हैं कि हम 50-50 करेंगे, तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा, बट एंड में जो है उनकी सारी मेहनत को अपना क्रेडिट ले लेते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता। और जो हमने इससे पहले पढ़ी है 4 हाथ, ये क्विक रिवीजन है। 4 हाथ में क्या था? 4 हाथ में जो देखा था हमने पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि ये जो प्राइवेटाइजेशन होता है में मजदूरों का शोषण इतना ज़्यादा होने लग गया है, हद से ज़्यादा, कि उनके ऊपर मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कि किसी भी तरीके के हाथ लगा रहे हैं, क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्या उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसको सब कुछ छिन भिन करके रख दिया, मतलब बिल्कुल एकदम उजाड़ के रख दिया, अतः उनकी असीमता में समाप्त कर देते हैं और जितनी उनकी सहने की शक्ति होती है उसको भी खत्म कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है और मजदूर जो है उनका इतना बुरा हाल हो चुका है ये शोषण सह सह के कि अब वो विरोध भी करने के लायक नहीं बचे। वे मिलकर कलपुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। वे बिल्कुल मतलब एक कलपुर्जे बन गए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं एक इंडस्ट्री के लिए, और जरा सी तनख्वाह पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं वो, कि बस काम मिलना चाहिए। मजदूरों की लाचारी शोषण आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है और मजदूरों की जो ये लाचारी है ये एक बुरी व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, मतलब कितना बुरा हो रहा है मजदूरों के साथ हमारे देश में, और ये बहुत पहले किया और अभी प्रेजेंट में बिल्कुल रिलेट करती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है पहचान में क्या था? पहचान में राजा को बहरी गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है। राजा जो था उसको जो अंधे बहरे गूंगे लोग बहुत पसंद आते हैं, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे उसके आगे का पालन करते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे जो भी राजा कहे उसकी बातों पर चलता रहे। कहानीकार ने इस यथार्थ पहचान कराई कि भूमंडलीकरण उदारीकरण के दौर में, यानी कि इतना प्रॉस्पेरस जो चलता जा रहा है, प्रगति के दौर में उत्पादन से जोड़कर संघर्ष जरूरी भी ठहराया जा रहा है। ये छद्म प्रगति विकास के बहाने, मतलब राजा क्या कहता है कि हम विकास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छद्म प्रगति कर रहे हैं, तो राजा उत्पादन के सभी संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। राजा जो है अपनी पकड़ तो हर चीज़ पर मजबूत कर लेता है, वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपने जीवन सरगम में बनाता है। लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी कर दूंगा, और जिसमें कि एक्चुअली में अपनी लाइफ अच्छी कर रहा होता है, और लोगों को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें बुलावे में रखता है। लोगों को एक तरीके से यूनिटी होने नहीं देता, क्योंकि यूनिटी हो जाएगी तो वो उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, और उन्हें बुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। वे लोगों की यूनिटी तोड़ देता है, यही उसकी सफलता का राज है। अगर लोग यूनिटी हो जाए, यानी कि लोग एक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो राजा की तो कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। हमने सबसे पहले जो इसमें पढ़ा था शेर, ये देख लेते हैं एक बार। शेर प्रतीकात्मक व्यंगात्मक लघु कथा है। ये मतलब व्यंगात्मक, शेर में जो है ताना मारा गया है, शेर की व्यवस्था का प्रतीक है, शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन से चलते समाते चले जा रहे हैं, मतलब सब अपनी अपनी इच्छा से, यानी कि सब अपने अपने
सेल्फिशनेस से जाते जा रहे हैं उसके अंदर। शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। शेर क्या दिखाता है कि मतलब वो तो बुद्ध का अवतार है, वह बहुत ज़्यादा शांत है, पर जैसा ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है। मतलब शेर पहले तो दिखाता है वो बहुत शरीफ है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन जैसे ही लेखक मना कर देता है कि मैं उसके मुंह में नहीं जा रहा, तभी शेर अपनी असलियत पे आ जाता है, क्योंकि शेर तो शेर होता है, उसे तो खाना पसंद है भाई, और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता, मतलब कहने का मतलब यही है कि जब तक कि राजा खामोश रहेगा, जब तक यानी कि शेर जब तक कि खामोश रहेगा, तब तक लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे ही कोई उसके विरुद्ध खड़ा होगा तो शेर तो खूंखार होता ही है, तो वो उसको कुचलने के लिए प्रयास करता है, यानी कि उसको खाने के लिए वो एकदम खड़ा उठेगा अगर कोई उसका विरोध करता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक के सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सहअस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया गया है। लेकिन दिखाया है कि जो लोग ढोंग करते हैं कि हम तुम्हारी भलाई कर रहे हैं, हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुम्हारा एक्सेट्रा करेंगे, बट एक्चुअली में वो कुछ नहीं होते हैं, वे अपने मतलब निकाल रहे होते हैं सिर्फ। तो आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आप लोग इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना, और बाय बाय। अच्छा, अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगी तो कमेंट कर देना।